हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है ऐश्वर्य सिसोदे और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड्स में एटलीस्ट 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। और ये चैप्टर आपके 12th के पर्सपेक्टिव से जेडब्ल्यू या फिर नीट दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इसके पीवाईक्यूज भी हम करेंगे अगले इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इसके थ्योरी करेंगे, रेजिस्टर्स, चार्ज के टाइप्स देखेंगे, अलग अलग चार्ज के उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। हम पहले तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो हम अब अभी हमारे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करती है और हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एज इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ को बहुत ईजियर बनाती है। आप अब आपका फैन देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे यूटेंसिल्स, इसेंशियल्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। In today's world, modern industrial societies rely on heavily on use of electricity. Electricity has made life faster and easier. आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ का। तो अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली वो होता है जो दो पार्टिकल्स को रिपेल या फिर अट्रैक्ट करने को मजबूर करता है, या फिर इट्स अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस की एक अच्छी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी डिफाइंड एज इंटरसनिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स। इधर सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हो रही है, मतलब सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमारे आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। और उसकी एक आसान सी डेफिनेशन, इट्स अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है अंडरस्टैंड करने को और बहुत आसान है। तो अभी हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की ओर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब वो होता है बेसिकली कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि उनके पास बॉडी हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उनके पास जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव चार्ज अक्वायर हो जाता है। और जो नेगेटिव चार्ज वाले बॉडीज होते हैं उनपे एक्सेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसमें से नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए उनको नेगेटिव चार्ज अक्वायर हो जाता है। तो ये दोनों बेसिक टाइप्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डेफिनेशंस का। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। बॉडी कैन बी चार्ज बाय। तो हर एक बॉडी स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल होती है, पर बाय तीन मेथड, ऐसे तीन मेथड है जिनसे वो बॉडी चार्ज हो सकती है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो बॉडी चार्ज होना मतलब उस पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर होना, मतलब एक्सेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर होना, इन्हें बॉडी कैन बी चार्ज बाय इस मेथड से होता है। तो फिर हम पहले मेथड की ओर चलेंगे, बाय फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन से क्या जानते हैं? हमने फ्रिक्शन क्लास 7th और 8th में पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मूवमेंट हो रही है इन अपोजिट डायरेक्शंस और उनके बीच में कांटेक्ट है, इसके वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, और वही रिलेटेड है हमारे बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स रबिंग ऑफ वन पार्टिकल ऑन अनदर, रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। समझो ये दो बॉडीज है, ये एक ब्लॉक है और उसके नीचे एक ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे पार्टिकल में ट्रैवल कर लेते हैं इस दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। इसके वजह से इस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज अक्वायर हो जाता है
और इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव। इसके वजह से फ्रिक्शन, बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर चार्जिंग इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते, वो हम आगे अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बाय कंडक्शन, the charging by conduction process involves touching of charged particle to conductive materials. This is way that charges are transferred from charged material to conductor. This method is useful for charging conductors. तो कंडक्शन एक मेथड होती है, कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे चार्ज पास होता है, और कंडक्शन एक मेथड है बॉडी चार्ज करने की। यह हमें बताना चाहते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टचिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल टू अ कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स आर कंडक्टिव लाइक कॉपर, सिल्वर, एंड सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल। आप देखते होंगे आपकी डे टू डे लाइफ में आपके घर में जो वायर्स है वो कॉपर की बनी होती है, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज पार्टिकल और कंडक्टिव मटेरियल, दिस वे द चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज मटेरियल टू कंडक्टर। मतलब एक नॉन चार्ज पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रल है, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उनका अमाउंट सेम है, और फिर वो न्यूट्रल चार्ज है, और एक दूसरे चार्ज से, मतलब न्यूट्रली से, और बीच में उनके कंडक्टर लगाया समझो। ये दो ब्लॉक है, इनके बीच में एक आयरन का रॉड है, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है। कंडक्टर हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने में। मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन से ट्रैवल कर पाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ये दोनों वे थे चार्जिंग, बॉडी कैन बी चार्ज बाय। एक और वे है और वो बहुत यूजफुल वे, उसको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, बाय इंडक्शन। Lastly, the induction charging is charging method that charges an object without actually touching the object. मतलब कंडक्शन में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को टच होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट आना चाहिए, बट इंडक्शन एक ऐसी मेथड है जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकती है। Their charged object. The charging by induction process is where the charged particle is held near an uncharged conductive material that is grounded on a neutrally charged material. The charge flows between two objects and unchanged conductive material develop and charge with opposite polarity. आपको इस डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, पर हम एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ इंडक्शन, ग्राउंडिंग, या फिर इसे हम अर्थिंग भी कहते हैं। तो एक एबोनाइट का रॉड होता है, एबोनाइट एक मटेरियल होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल वो नेगेटिवली चार्ज एटम है, और एक मेटल का स्फीयर है जिसपे न्यूट्रल चार्ज है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, इसकी वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और एक इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकता। तो इसको एबोनाइट रॉड को बिना कांटेक्ट लाए, बिना इस न्यूट्रल जो स्फीयर है उसके जो पॉजिटिव एटम्स है वो नेगेटिव एटम्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव एटम्स है वो एक साइड पे हो जाएंगे और नेगेटिव एक साइड पे, और यहाँ से एक वायर है, ग्राउंडिंग वायर, जो कंडक्ट करेगी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स को और ट्रांसफर करेंगे कनेक्शन टू ग्राउंड से। और जो लास्टली जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये जो मेटल का स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो ग्राउंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये आप आपके घर पे भी अर्थिंग करते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो चलिए हम अगले इस पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज है यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि लाइक चार्जेस मतलब नेगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट जो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास जाएंगे। ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। आप मैग्नेटिज्म में भी ऐसे प्रॉपर्टी देख सकते हो कि नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं और नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि चार्जेस उनको डायरेक्शन नहीं लगती, मतलब वो मैथमेटिकल वे से कैलकुलेट कर सकते हैं हम उन्हें, इनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और चार्जेस उनमें से एक है। चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड मतलब जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, ये समझो एक बॉडी है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें से हाफ चार्ज, 2/3 चार्ज ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक तो ये 1 के फॉर्म में होगा, एक तो 2 के, एक तो 3 के, मतलब एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। मतलब चार्ज इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। चार्जेस कैन बी चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व। चार्जेस ऑलवेज कंजर्व मतलब
आपने वर्क केस में भी देखा होगा कि वर्क इज ऑल्सो कंजर्व, उसी तरह से चार्जेस आर ऑल्सो कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज ऑलवेज हैज मास बट मास डजंट ऑलवेज हैव चार्जेस। ये एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस। तो हम अगले यूनिट ऑफ चार्ज की ओर बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, इन प्रैक्टिस कूलम इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ चार्ज। और हम देख सकते हैं, आपके लिए नया होगा, 1 कूलम चार्ज ऑन 6.25 into 10 to the power minus 8 सॉरी पॉजिटिव 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 कूलम की वैल्यू होती है। तो ये नोट कर लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप नोट करना चाहेंगे। और ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा अब अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ, मतलब जो कूलम है वो कहाँ से आया, उसका फॉर्मूला। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका भी एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है क्यू ई। क्यू मतलब इंटीजर होता है और ई मतलब एक चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है। ये हमने इस प्रॉपर्टी में भी देखा, चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। तो हमारा अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ एक प्रॉपर्टी या फिर एक डेफिनेशन है या फिर एक लॉ है, एक फिक्स लॉ है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स rest directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distances between them। इससे हम ये समझ सकते हैं जो कूलम्स लॉ है, मतलब कूलम्स लॉ हमको F से डिनोट कर सकते हैं, और फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस के अमाउंट से, मतलब उनको Q1 या और Q2 हम लिख सकते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। हम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस को r से डिनोट कर सकते हैं, तो फिर 1/r²। तो हमने पहले भी पिछले साल देखा था कि जो न्यूटन्स के तीनों लॉ है, जो सेकेंड लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है फोर्स की हम डेफिनेशन निकालते हैं, तो जो आप इनवर्स डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, हम उसे एक के कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं और इज इक्वल टू का साइन डालते हैं। यहीं पे हम वैसे ही करेंगे, F इज इक्वल टू के क्यू, के कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है, और F की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन r² होती है। ये नोट कर लिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से। हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड करती है जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करती है। अगर समझो आपके बाजू में एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड कर रही होगी जो इन्फिनिटी तक जाएगी, और उसकी इंटेंसिटी घटते जाएगी एज पर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। उसका फॉर्मूला रहता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r²। यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम। जैसे कि मैंने कहा, हर एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, इसकी वजह से E इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है वो 0 होती है, उसकी इंटेंसिटी घटते जाती है जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए E की क्यू अपॉन r² इसका फॉर्मूला बनता है। और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम और वोल्ट अपॉन मीटर, वेयर Q इज चार्ज एंड R इज डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है, इसे हम वोल्ट से भी डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन और चेंज इन के ई अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब के ई काइनेटिक एनर्जी होती है, मैं आपको इसको एक डायग्राम के पर्सपेक्टिव से समझा सकता हूँ। तो समझो ये चार्ज है नेगेटिव और इसकी एक फील्ड है, ये उसकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफिनिटी पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, और ये इंफिनिटी डिस्टेंस। तो ये चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इस चार्ज को इधर जाने में जितना वर्क लगेगा अपॉन वो चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस चार्ज को इस चार्ज के जाने पे एक वर्क लगेगा और ये Q है, तो इसका फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू W/Q, और V का मतलब होता है वोल्ट, W का मतलब होता है वर्क, और Q का मतलब होता है चार्ज। 1 वोल्ट की वैल्यू 1 जूल अपॉन 1 कूलम होता है।
जैसे कि इनका यूनिट्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी मतलब जो एल्जेब्रिक इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट वी होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए जो वी होगा वो नेगेटिव ही होगा। ये हम कहना चाहते हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नोट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो देन नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, मतलब जो ई की वैल्यू वी की वैल्यू है वो जीरो रही तो चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर v की वैल्यू जीरो रही तो w की भी वैल्यू जीरो ही होगी और q की भी वैल्यू जीरो ही होगी, इसलिए q की वैल्यू होगी और w की नहीं होगी क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं करेगा चार्ज, इसी वजह से v की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो अपॉन q तो जीरो ही होगा ना। सेकेंड, इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस v इज इक्वल टू जीरो, समझो दो सरफेसेस है va और vb, इन दोनों के जो ये है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों का इक्वल है, तो जो v होगा उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। और लास्ट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट जूल बाय कूलम है, जैसे कि हमने देखा उसका फॉर्मूला होता है E V इज इक्वल टू W बाय Q, W डिनोट्स J एंड Q डिनोट्स C। हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। The electric potential between 2 points is defined as amount of work done in moving a positive charge from one point to another without acceleration। ये हम केस देखते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमने पिछले टॉपिक में देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क अपॉन Q बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब ऑफ कोर्स W, और इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन। तो इसके डेफिनेशन में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसके डेफिनेशन में डिफरेंस, मतलब जो v की वैल्यू है वो चेंज करेगी, मतलब यहाँ पे हम v को नहीं लेंगे, हम डेल्टा v को लेंगे। डेल्टा v का मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू W बाय Q। नोट, v इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब v की हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में देखा कि v की वैल्यू जब इंफिनिटी पे होगी वो उनका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो ही होगा, मतलब डिफरेंस भी जीरो ही होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे अगले टॉपिक्स को कवर कर सकता है और उनमें बहुत काम आता है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसान चीज होती है। द चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट प्लेस। इसका मतलब यही होता है कि एक जो चार्ज है पासिंग पर टाइम यूनिट, मतलब एक टाइम की यूनिट, एक सेकेंड के लिए, दो सेकेंड के लिए, थ्रू अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया, एक गिवन कंडक्टर या फिर एक गिवन एक पाइप होगा, रॉड होगा, उससे जो पास कर रहा है इन गिवन टाइम, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो करंट पास कर रहा है उस करंट की वैल्यू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला बनता है Q बाय टी। Q मतलब चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है और T मतलब टाइम, मतलब उस गिवन टाइम में वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और उसका यूनिट होता है एम्पियर, जो हम ए से डिनोट करते हैं। ये यूनिट नया है आप लोगों के लिए पर आसान है। कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली पास करने देते हैं उसके अंदर से। कंडक्टर्स मेनली मेटल्स ही होते हैं क्योंकि मेटल्स में जो उसके एटम्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड नहीं होते हैं, इसके वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। बट कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो पास नहीं करने देते, जिनके एटम्स टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। हम उनको बाद में स्टडी कर लेंगे, पहले कंडक्टर्स देख लेते हैं। These are material which allow flow of charge through them, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। This category generally comprises metals but may sometimes contain non-metals too, जैसे सोडियम हो गया, ये ऐसे है जो कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इसका कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है कार्बन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम ग्राफाइट एक्वायर करते हैं, उस ग्राफाइट से भी कंडक्शन हो सकता है। ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव सम लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनका जो समझो कंसिडर करो कि ये एक कॉपर है, कॉपर का ब्लॉक है, इसके जो एटम्स होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इन गैप की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू फ्लो कर सकती है
इसी प्रॉपर्टी को कंडक्शन कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स उन्हें करने देते हैं उनको कंडक्टर्स कहते हैं। हम अगले इंसुलेटर्स पे बढ़ते हैं। These are materials which do not allow movement of charge through them. Insulators that do not conduct electricity because their electrons are tightly bounded to atoms. समझो एक इंसुलेटर, एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड। रबर इज द बेस्ट इंसुलेटर, वुड गुड इंसुलेटर, प्लास्टिक भी अच्छे इंसुलेटर। आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो रबर के ग्लव्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको करंट नहीं लगना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए उनके बॉडी के थ्रू। हमारी बॉडी एक अच्छी कंडक्टर है। ये जो समझो ये रबर का ब्लॉक है, इसके अंदर का जो एटम्स होंगे वो बहुत टाइटली बाउंडेड होंगे, इनके बीच स्पेस नहीं होगी, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं कर सकती। इसके वजह से इस प्रॉपर्टी को इंसुलेशन बोलते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को इंसुलेटर्स कहते हैं। हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत आसान टॉपिक है। सर्किट डायग्राम में बहुत सारे सिंबल्स हैं और सर्किटरी डायग्राम है। A closed path in which current can flow is called electric circuit. It can, आपने ऐसी डायग्राम देखी होगी आपकी बुक में, जहाँ पे ऐसी डायग्राम है, यहाँ पे रेजिस्टर्स है और यहाँ पे स्विच है, इनको स्विच कहते हैं, हम इनको आगे देखेंगे। It can have one or more than one electric elements as symbol representation of all devices that have been connected to circuit. मतलब सर्किट डायग्राम बेसिकली एक सिंबल्स का कलेक्शन जो सर्किट डायग्राम में यूज होते हैं। मतलब हमारे घर के सर्किट में, वायर्स में यूज होते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे हम देख ले अभी एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, पीवाईक्यूज में भी है, और सीबीएसई के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। और बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब मोर देन वन से, ये एक सेल है तो मोर देन वन सेल्स को ऐसे डिनोट करते हैं। प्लग की और स्विच, अगर ये ओपन है मतलब ये इसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा है, ये ओपन है, और ये क्लोज्ड है मतलब इसके थ्रू करंट पास कर रहा है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब वायर्स है एक दूसरे के ऊपर से जा रही है पर जॉइन नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब आप मोस्टली ऐसे ही शो करते हैं, ऐसे भी कभी कभी शो करते हैं। एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे ऐसे बैटरी दिखाते हैं और क्लोज स्विच दिखाते हैं और बल्ब दिखाते हैं, कि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल देने के लिए। और रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये एक रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट, ये वेरिएबल होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मतलब ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करना देगा, पर इसमें वो वेरिएबल होती है, इसमें चेंज कर सकती है। एम्मीटर होता है जो एम्पियर को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट को मेजर करता है। हमारा अगला टॉपिक है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो एम्पियर को मेजर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है बेसिकली। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू मेजर द करंट, जनरली द एमीटर इज कनेक्टेड विद अ सीरीज विद अ सर्किट। दिस डिवाइस इज मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। मेजरिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, उसके अंदर भी रेजिस्टर होता है। एंड द करंट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, 10 to the power -2, 10 to the power -3 इसके अमाउंट में। The device which is used to measure the current is milliampere, known as millimeter. Millimeter आपने सुना होगा आपके घर में। In the device for measuring extremely small electric currents calibrated in microampere is called micrometer. इस सर्किट एमीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी डायग्राम ऐसी होती है कुछ, एक से दो लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, ए और उसके आजू बाजू में माइनस और प्लस का साइन देके हम एमीटर को शो करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता है, बस वो वोल्ट कैलकुलेट करने को हम लगाते हैं हमारे घरों में। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज यूजुअली कैलिब्रेटेड इन वोल्ट्स, मिलीवोल्ट्स, किलोवोल्ट्स। इन ऑर्डर टू measure the device's voltage, a voltmeter is connected parallel to the device. This setup is important as objects in parallel usually tend to experience the same potential difference. It's connected in parallel the circuit mainly because the same voltage drop occurs across it. दो पैरेलल और बहुत सारे वायर्स होते हैं, पैरेलल वायर्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, वोल्ट मीटर का जो मीनिंग होता है वो होता है कि वो वोल्ट्स को कैलकुलेट करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जिसे एम्पेयर को डिनोट करते हैं वैसे ही वी लगा के माइनस और प्लस साइन दिखाते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा अगला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। A moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure electric currents.
इट्स सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच कैन मेजर हाउ करंट्स इवन ऑफ द ऑर्डर फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। ये बहुत माइन्यूट करंट्स को मेजर करने के लिए बनाई चुकी मशीन है गैल्वेनोमीटर। इसे हम बस ऐसे ही डिनोट करते हैं जी और दो लाइंस प्लस माइनस। और ओम्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा इसका बहुत बार। ओम्स लॉ, Ohm's law states that the voltage across a conductor directly proportional to current flowing through it and provided as physical condition temperature remain constant। Directly proportional मतलब जैसे ही करंट और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो V की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू हम ओम से डिनोट करने के लिए लेते हैं, I की वैल्यू करंट और R मतलब रेजिस्टेंस, मतलब उसमें कितना रेजिस्टेंस है। हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इट इज गिवन बाय V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IV इज इक्वल टू IR। IV का मतलब है ऑफ कोर्स करंट एंड वोल्ट, एंड IR मतलब करंट एंड रेजिस्टेंस। V is potential difference measured across the current conductor. I is current through the conductor. R is constant of proportionality called resistance in ohms. Resistance का नॉर्मली होता है ohms, ohms मीटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं वो फैक्टर्स। तो हम देख लेते हैं। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मतलब अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ी हुई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर किस चीज से बना है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है एज इट इज द बेस्ट कंडक्टर। द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब कंडक्टिंग मटेरियल्स का टेम्परेचर एट किस टेम्परेचर पे वो अटैच्ड है, मतलब वो उतना रेजिस्टेंस देगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।